हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हमने आपको बता दें कि हमने यहाँ 70 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे आप भी स्टूडेंट जो आप देख रहे हो, आप भी भाई एसएससी जेई को टारगेट कर रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? क्या एसएससी जेई को टारगेट कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो एई का है ना, जो एई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। यदि आपने कंटिन्यूअसली हमारे सारे लेक्चर को देखा है ना, रीड किया है, तो आप देखना कि एसएससी जेई में जो नंबर्स हैं या टेस्ट सीरीज यदि आप देते हैं, उसमें आपके नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आने वाले। समझ रहे हो बात को? तो जितना आप क्वेश्चन से फैमिलियर रहोगे, उतना ज़्यादा आप क्या होगा, आपके साथ में होगा कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेट ए के जैसे देख के होगा, उसके बाद में सीधे हम किसकी तरफ चल जाएंगे, ईएससी की तरफ चल जाएंगे। राइट, चलिए तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 71 क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है। 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका आंसर आपका सिंपली 1,720/r हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ कर्व बोला है। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा 172। ठीक है, 172, 172। ठीक है, 172, 182 नहीं, 172 मतलब एक तरीके से साथ देना है इसमें। ठीक है, 1 डिग्री कर्व में साथ देना है, साथ देना है। ठीक है, चलो तो ये इसका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। राइट, तो इसको ध्यान रखना है। राइट, ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है 72 का। द नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज्ड फॉर रेल वेरीज फ्रॉम वेयर एंड लेंथ ऑफ रेट इन मीटर। ठीक है, तो इसमें आप कैसे इसको जो स्लीपर्स है उनकी नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ पे आपका कौन सा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आपका सिंपल यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपका 72। ठीक है, सॉरी 72 का बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला n+3। ठीक है, n+3 और एक लग जाएगा n+6। ठीक है, 2n+6, तो 3 दूनी 6, ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, n+3 एंड आपका n+6। राइट, ये आपको फार्मूला यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिसेप्शन सिग्नल इज, ये क्या होता है? ठीक है, एडवांस स्टार्टर ओनली। ठीक है, नॉन ऑफ द अदर ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, बोथ एडवांस स्टार्टर एंड, ठीक है, स्टार्टर। राइट, इसमें क्या हो जाएगा 73 का? सिंपल, इसका हो जाएगा सी, नॉन ऑफ द अदर ऑप्शन प्रोवाइडेड। ठीक है, रिसेप्शन सिग्नल का मतलब अदर एंड होम सिग्नल। ठीक है, अदर एंड होम सिग्नल। डिपार्चर सिग्नल का मतलब स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, डिपार्चर सिग्नल जो होता है आपका, ठीक है, डिपार्चर सिग्नल जो होता है ना, वो होता है आपका क्या, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल। ठीक है, स्टार्टर एंड एडवांस, ठीक है, एडवांस, ठीक है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, ये चीज हो जाएगा। राइट, चलो आगे की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल 74 रनवे थ्रेशोल्ड इज इंडिकेट बाय सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, रनवे थ्रेशोल्ड इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। राइट, तो इसका आपका सिंपल आंसर हो जाएगा 74 का बी, 6 मीटर फ्रॉम रनवे, 6 मीटर फ्रॉम रनवे। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। रनवे थ्रेशोल्ड इज इंडिकेटेड बाय सीरीज ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम अ रनवे रोड। ठीक है, रनवे एंड। ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ तक हो गई। 75 की बात करो जल्दी से। 75 क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो, एज पर ICAO
ठीक है। ICAO में देखो, फॉर एयरपोर्ट सर्विंग, ठीक है, फॉर एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट, ठीक है, बिग एयरक्राफ्ट, द क्रॉसविंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड, क्रॉसविंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड, राइट। इसमें क्या हो जाएगा, 75 का आपका हो क्या जाएगा, राइट। 75 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सी, मतलब 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। किसके लिए, देखो, एयरपोर्ट सर्विंग बिग बिग एयरक्राफ्ट क्रॉसविंड कंपोनेंट इट शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करना चाहिए किसको, 35 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। 35 किलोमीटर पर आवर को ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए आपका 15 होता है, मिक्स्ड एयरक्राफ्ट के लिए 25 होता है, बिग एयरक्राफ्ट के लिए 35 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखो, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस्ड लेवल, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ मीन सी लेवल ऑफ, ठीक है, कंट्रोल टावर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया। यहाँ पे आंसर क्या, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली देखो, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस्ड लेवल एबो मीन सी लेवल, ठीक है, रिड्यूस्ड लेवल एबो मीन सी लेवल, ठीक है। इसका आंसर सिंपली आपका हो जाएगा, ठीक है, बी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, एयरपोर्ट एलिवेशन इज द रिड्यूस्ड लेवल एबोव मीन सी लेवल ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द लैंडिंग एरिया, ठीक है। ये हो जाएगा एयरपोर्ट एलिवेशन, ठीक है, कैलकुलेशन इज डन ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग एरिया, इट इज, ठीक है, its height above MSL is calculated and is recorded as aircraft elevation, राइट। ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जरा चेक करना क्या बोल रहा है, ठीक है। 77 ब्यूफोर्ट, ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, राइट। देखो, स्ट्रेंथ ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, ब्यूफोर्ट, राइट, ब्यूफोर्ट स्केल, ठीक है, स्केल इज डिटरमाइंड। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 77 में सिंपल आंसर हो जाएगा आपका ए, स्ट्रेंथ ऑफ विंड, विंड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम व्यू फोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, व्यू फोर्ट का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। व्यू फोर्ट का यूज हम किसके लिए करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ विंड, स्ट्रेंथ ऑफ विंड को बताने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड, ठीक है, द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड्स इज, जो हिल रोड में ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं वो उसमें क्या क्या चीज होती है जरा चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सिंपल सा 78 में आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पाइरल, ठीक है। जनरली हम स्पाइरल ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो स्पाइरल एक एक तरीके से जो स्पाइरल कर्व होता है ना, स्पाइरल कर्व जो होता है ये बेस्ट ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है, बेस्ट ट्रांजिशन कर्व माना जाता है, राइट, बेस्ट ट्रांजिशन कर्व ये होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ x% is the gradient of an alignment, x% is the, ठीक है, x% is the gradient of an alignment and y% is the gradient after proper super elevation, proper super elevation, ठीक है, along a curved portion, along a curved portion of a highway, the differential, the differential grade along the, ठीक है, डिफरेंशियल ग्रेड अलोंग द कर्व इज, डिफरेंशियल ग्रेड अलोंग द कर्व इज। तो 79 का आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 79 का सिंपली देखो, सिंपल यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, y-x%, ठीक है, ये चीज। तो ये आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, एमपीपीएससी का चल रहा है, एमपीपीएससी
यूपीएससी एई के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लाइक करते हुए चलना है सेशन को, ठीक है, और कमेंट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 80 द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स बियॉन्ड विच द रोटरी मे नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, ठीक है, मे नॉट फंक्शन इफेक्टिवली, राइट। यदि आपके जो व्हीकल्स हैं, है ना, व्हीकल्स हैं, उनकी कहना चाहिए उनका जो एक तरीके से भाई लिमिट होती है वो यदि एक्सिड कर गया तो आपका जो रोटरी होता है ना, रोटरी, वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। ये तो सही बात है ना, सही बात है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या, 80 का सिंपल सी, 5000, 5000 व्हीकल्स पर हावर, ठीक है। 80 का आपका सिंपल सा सी, 5000 व्हीकल पर हावर। इसकी रेंज होती है क्या, 500 टू 5000। 5000 से यदि एक्सिट कर गया तो समझो कि वो रोटरी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी, ठीक है। 5000 व्हीकल पर हावर की बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। 5000 व्हीकल, ठीक है, 5000 व्हीकल्स आपके निकल सकते हैं 1 घंटे में, ठीक है, 1 हावर में, ठीक है। इससे यदि ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो रोटरी है वो इफेक्टिवली क्या यहाँ पे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 5000 व्हीकल, सही बात है, 5000 व्हीकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द डायग्राम विच शोज ऑल इम्पोर्टेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ एन एक्सीडेंट लोकेशन लाइक रोडवे लिमिट्स, ठीक है, रोडवे लिमिट्स, ब्रिजेस, ट्रीज एंड ऑल डिटेल्स, ठीक है, ऑल डिटेल्स ऑफ रोडवे कंडीशंस इज नोन एज पाई चार्ट, स्पोर्ट मैप, ठीक है, कंडीशन डायग्राम एंड कोलिजन डायग्राम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 में सिंपल, 81 का आपका क्या हो जाएगा सी, कंडीशन डायग्राम, ठीक है। 81 का आपका सी, कंडीशन डायग्राम, ठीक है। अ कंडीशन डायग्राम इज अ स्केल, ठीक है, कंडीशन डायग्राम इज अ स्केल ड्राइंग विच प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ द फिजिकल कंडीशन प्रेजेंट एट द लोकेशन अंडर स्टडी, ठीक है, कंडीशन डायग्राम, ठीक है। जो भी आपका समझो, जो भी आपका यदि, ठीक है, जो भी यदि आपका जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होता है और वहां पे जो भी चीज का स्टडी की जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशन डायग्राम, ठीक है, कंडीशन डायग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू द, ठीक है, जनरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फ्रॉम ईयर टू ईयर इज नोन एज, ठीक है। तो 82 क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या बोल रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू द जनरल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फ्रॉम ईयर टू ईयर इज नोन एज, ठीक है, नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ, जनरेटेड ट्रैफिक, ठीक है, डेवलपमेंट ट्रैफिक एंड एग्जिस्टिंग ट्रैफिक। तो आपका 82 का सिंपल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल ट्रैफिक ग्रोथ, राइट, ये चीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 इन हिल रोड्स मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, ठीक है, मिनिमम साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो आपका यहाँ पे सिंपल है, 83 का आपका क्या हो जाएगा ए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो आपका होना ही होना चाहिए, है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। और ओएसडी जो है ना, ओएसडी आपका प्रोवाइड किया जाता है टू वे रोड में, ठीक है, टू वे रोड में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84 हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइंड एज, हाइग्रोस्कोपिक वाटर का मतलब क्या होता है, द वाटर हेल्ड बाय द सॉइल अंडर कैपिलरिटी एक्शन, नहीं, द रेडिली अवेलेबल वाटर फॉर द यूज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, द वाटर विच इज एब्जॉर्ब बाय अ पार्टिकल्स ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फिल्ड विथ वाटर, नहीं,
तो आपका 84 का सिंपल है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को चेक करो। पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ अ कैनाल सिस्टम। ठीक है, पार्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम को का सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी, ब्रांच कैनाल, हेड वर्क्स एंड माइनर्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कैसे हो जाएगा? ठीक है, आपका कैसे हो जाएगा? हेड वर्क्स, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर। ठीक है, हेड वर्क्स, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी एंड माइनर्स। हेड वर्क्स, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, ठीक है, माइनर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। आंसर यहाँ पे होगा क्या? 85 का। ठीक है, 85 का सिंपल हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी, राइट। हेड वर्क्स, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल एंड डिस्ट्रीब्यूटरी एंड फिर उसके बाद में माइनर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले हेड वर्क्स आता है, फिर मेन कैनाल आती है, फिर ब्रांच कैनाल आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, फिर माइनर आती है। माइनर, जो माइनर होते हैं ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, एट द लास्ट। ठीक है, इट कम एट द लास्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेट पावर। ठीक है, स्मॉल जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होते हैं वो कितनी इलेक्ट्रिक, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, 86 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा? 86 में आपका ए। ठीक है, ठीक है, 86 का आपका ए हो जाएगा। स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट जो होते हैं, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं, ठीक है, 25 मेगावाट, 25 मेगावाट से आपके कम। ठीक है, स्मॉल वाले। दूसरा आपका मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पीरियड प्रोजेक्ट। ठीक है, मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो मीडियम वाले होते हैं वो आपका रहता है कितना? 25 से 100 किलोवाट। ठीक है, 25 से 100 किलोवाट। फिर उसके बाद में आपका हेवी जो रहता है वो 100 से आपका ज़्यादा, 100 से ज़्यादा, 25, 25, 100, 100, ये चीज़ यहाँ पे कहानी चलते रहेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है आपको, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 25 आपको ध्यान देना है। 25 से यदि कम रहा तो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होगा, पावर प्लांट होगा। द रेशियो ऑफ द पीक लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज नोन एज। ठीक है, पीक लोड, तो लोड फैक्टर, प्लांट फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपका 87 का आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, 87 का आपका सी, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, पीक लोड टू द पीक लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, पीक लोड टू द, ठीक है, पीक लोड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज नोन एज यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, क्या चीज? यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये कहानी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना आगे क्या बोलता है। ठीक है, 88 में, फॉर 9 नंबर रेन गेज स्टेशंस। ठीक है, विथ एन एरर ऑफ 10%, विथ एन एरर ऑफ 10% in the estimation of mean of the rainfall, the coefficient of variation of rainfall CV obtained is। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी कहानी दे के रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है रेनफॉल का। कैसे निकालोगे? सिंपल है, आपका यहाँ पे आप करोगे क्या? फार्मूला लगाओगे, अब आंसर निकालोगे। ठीक है, n इक्वल्स टू होता है आपका यहाँ पे CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन होल स्क्वायर। ठीक है, n इक्वल्स टू आपका होता है CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, n इक्वल्स टू CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 9, इक्वल्स टू आपका CV की वैल्यू निकालना है और डिवाइड में है आपका 10। यहाँ से CV निकल कर आ गया कितना? 3 इंटू 10, तो इक्वल्स टू एक तरीके से आपका 30% यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, ये चीज, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, n इक्वल्स टू CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन।
ठीक है, n इक्वल्स टू सी वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, n इक्वल्स टू सी वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ठीक है, 89, द शेप ऑफ रिसेशन, द शेप ऑफ रिसेशन लीम ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, जो रिसेशन लीम है उस वो किस पर डिपेंड करता है? बेसिन कैरेक्टरिस्टिक ओनली, स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक ओनली, बोथ बेसिन कैरेक्टरिस्टिक स्टॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो 89 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए, बेसिन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? ये सिर्फ रिसेशन लीम सिर्फ बेसिन पे, सिर्फ और सिर्फ बेसिन पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिन पे डिपेंड करता है कौन? रिसेशन, रिसेशन लीम। ठीक है, रिसेशन लीम। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, 90। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? ठीक है, देखो 90 क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल, द एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर एन एरिया इज। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड आपको बताना है। ठीक ठीक है, तो 90 का आपका ए हो जाएगा। आइसोहिटल मेथड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट मेजरिंग ऑफ रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91। ठीक है, 91 यहाँ पे क्या बोल रहा है? अच्छा, एक चीज, जो आपकी आइसोहिटल मेथड हो गई, उसके बाद में अर्थ, अर्थ देखो यहाँ सबसे मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ अर्थमेटिक मीन मेथड जो होती है वो सबसे कम मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देती। फिर उसके बाद में थीसन पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका आ जाता है क्या? उसके बाद में क्या आ जाता है? आइसो हाइट्स मेथड। ठीक है, एटीआई, एटीआई ये यहाँ पे दो चीज हो जाएगी, अति। ठीक है, अति, अति एक तरफ आपको इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 91। ठीक है, फॉर अ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ the width of the width of the unit hydrograph at 50% peak discharge, 50% peak discharge is 87.5, 87.5 h, then the width of unit hydrograph is in h at 75% peak discharge would be। ठीक है, ये सारी कहानी आपको बोल कर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको देख रखा है, द विड्थ ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ एट 50% पीक डिस्चार्ज, 50% पीक डिस्चार्ज एंड 87%, सॉरी 87.5 एच, देन द विड्थ ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इन एच। ठीक है, एट 75% पीक डिस्चार्ज। चलो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे 91 का, तब कैसे निकाल दोगे? ठीक है, तो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल, आपको यहाँ पे करना पड़ता है, देखो यहाँ पे करना पड़ेगा क्या? देखो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, W75 डिवाइडेड बाय W50 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/1.75। तो यहाँ पे W70 निकल कर आ जाएगा, W75 आपका निकल कर आ जाएगा कितना? W75 निकल कर आ जाएगा 87.5 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है, इक्वल में आपका हो जाएगा क्या? 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। राइट, ये चीज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो SUN वाला सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ की बात यदि हुई तो उसमें हम करते क्या है? W75 डिवाइडेड बाय W50 कर देते हैं और इक्वल में आपकी जो वैल्यू दी रहेगी वो चीज कर देंगे, तो अल्टीमेट आपका क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से, 92, W इंडेक्स। ठीक है, W इंडेक्स विल बी ऑलवेज, ठीक है, W इंडेक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 5 इंडेक्स, मोर देन 5 इंडेक्स, ठीक है, लेस देन 5 इंडेक्स, ठीक है, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो W इंडेक्स होता है, एक तरीके से W इंडेक्स जो होता है आपका वो हमेशा हमेशा 92 का लेस देन होता है। ठीक है, ये मतलब कि ये जो W इंडेक्स हमेशा छोटा होता है 5 इंडेक्स से। ठीक है, 5 इंडेक्स से W इंडेक्स छोटा होता है। ठीक है, W छोटा होता है किससे? 5 से, याद रखना W छोटा होता है 5 से। समझ में आ रही बात? वैसे देखो तो W अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बड़ा होता है। ठीक है,
फाई मतलब इसको मतलब फाई जो होता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आपका बड़ा होता है, बट यहाँ पे फाई आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया फाई, तो ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फाई ऑलवेज बड़ा होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्स एट अ हाइट ऑफ, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर सिंपल हो जाएगा, 93 में ये हो जाएगा आपका सी, है ना, सी। 4h/3, 4h3/5, ठीक है, मतलब 4h/3 पाई, ठीक है, एबो द बेस, ठीक है, एबो द बेस, ये आपका यहाँ पे हो गया 4h/3 पाई, 4h/3 पाई, तो ये इसमें आपका आंसर हो गया 4h/3 पाई एबो द बेस, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, राइट, क्या चीज, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, राइट, ये चीज यहाँ पे आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द, ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक वन वन मिनट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अ मेंबर इंक्रीज द रिवर लेंथ, ठीक है, a member increase the river length but a cutoff reduces the river length, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अ मेंबर इंक्रीज द रिवर लेंथ, मेंबर जो है आपका इंक्रीज कर दिया रिवर लेंथ को, बट कट ऑफ रिड्यूसेस द रिवर लेंथ। फिर उसके बाद में देखो अ कट ऑफ इंक्रीज द रिवर लेंथ बट अ मियंडर रिड्यूस द रिवर लेंथ, ठीक है। मियंडर रिड्यूस द रिवर, ये तो मियंडर तो रिड्यूस आपका नहीं करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मियंडर इंक्रीज द रिवर लेंथ बट कट ऑफ रिड्यूसेस द रिवर लेंथ, आपका 94 का आंसर हो जाएगा सिंपल ए, सही बोल रहा है ये। तो मियंडरिंग का मतलब होता है कि आपका, मेंडरिंग का मतलब होता है कि आपकी जो कहना चाहिए जो रिवर है वो एक तरीके से उसका लेंथ लंबा होते चले जाता है, ठीक है। ये एक सांप की तरह ऐसा इस तरीके से आपकी वो होते हुए चले जाती है, ठीक है। और वहीं पे जो कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ में होता क्या है, जैसे देखो ये यूं हुआ और यहीं पे पास में आके चले गए यूं तरीके से। तो आप लास्ट में करते क्या हो, कट ऑफ को यहाँ पे सीधे आपने क्या कर दिया, इधर वाले को काट ही दिया, इधर वाले को काट ही दिया, तो एक तरीके से आपका, ठीक है, उतनी जो जगह है उतनी जगह आपकी छूट गई और डायरेक्ट आपकी एक तरीके से रिवर ही बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 चेक करो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इंटेंसिव, चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा चेक करना, देखो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटेंसिव इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, ठीक है। इंटेंसिव इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी adopted इन areas susceptible to water logging. लिफ्ट इरिगेशन इंक्रीजेस वाटर लॉगिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर इनकरेक्ट आंसर, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो इसका 95 का सिंपल हो जाएगा क्या, सी। जो लिफ्ट इरिगेशन होती है, लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है, वो वाटर लॉगिंग को इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। फॉर एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी एडॉप्टेड, सही बात है। लिफ्ट इरिगेशन हेल्प्स टू रिड्यूस वाटर लॉगिंग, हेल्प करती है। 96 की बात करते हैं, तो 96 में आपका क्या हो जाएगा, द a divide wall is provided, ठीक है, डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द, ठीक है, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड अपस्ट्रीम ऑफ इट, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड अपस्ट्रीम ऑफ इट, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वियर एंड डाउनस्ट्रीम
राइट। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 96 का सिंपल। देखो इसका आंसर हो जाएगा कि जो डाइवर्जन प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है आपका क्या, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर। ठीक है, जो डिवाइड वाल है, डिवाइड वाल जो प्रोवाइड किया जाता है वो राइट एंगल ऑफ द वियर, ठीक है, राइट एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ वियर। ठीक है, राइट एंगल में डिवाइड वाल को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। 97 में आपका क्या हो जाएगा, सिंपल, द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट डी ऑफ द क्रिस्ट वाल, ठीक है, ऑफ द क्रिस्ट वाल एबो द डाउन स्ट्रीम बेड लेवल एंड द क्रिस्ट वाल टॉप विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शारदा फॉल। ठीक है, जो शारदा फॉल है उसमें जो भी कहानी यहाँ पे बोला गया है तो उसको आपको यहाँ पे बताना है कि वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो जो बीट विड्थ है ना, शारदा फॉल की विड्थ, तो b इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0.55 अंडर रूट डी। ठीक है, 0.55 अंडर रूट डी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, 0.55 अंडर रूट डी। तो ये आपका शारदा फॉल का एक तरीके से क्या है, विड्थ है ना। यहाँ पे जो Q होता है ना, Q वो 1.6 टू 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, राइट। 1.6 टू 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप 0.6 टू 2.5 मीटर। ठीक है, 0.6 टू 2.5 मीटर ड्रॉप, राइट, ये चीज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी, ठीक है, द मोस्ट सुटेबल स्पिलवे, यदि आपका सुटेबल टोपोग्राफी नहीं मिला, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे किस चीज को प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, सॉफ्ट स्पिलवे, स्यूट स्पिलवे, ओगी स्पिलवे। ठीक है, तो 98 में आपका कर दोगे क्या, यहाँ पे सॉफ्ट स्पिलवे को प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, क्या चीज, सॉफ्ट स्पिलवे को प्रोवाइड कर देंगे। अ वर्टिकल, ठीक है, अ वर्टिकल और इंक्लाइंड सॉफ्ट, ठीक है, into which water spills and is then conveyed through, under or around a dam by means of conduct, ठीक है, conduit और टोन। ठीक है, इट इज यूज लिस्ट एरिया। ठीक है, तो जो सॉफ्ट स्पिलवे होता है ना, हम प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, स्पेस की प्रॉब्लम हुई तो सॉफ्ट वाली प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम होगी तो सॉफ्ट प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्दन डैम, द मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज, for the upstream phase of an earthen dam, the most adverse condition for the stability of slope is, ठीक है, इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सडन ड्रॉ डाउन, ठीक है, स्टेडी सीपेज, ठीक है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड स्लफिंग ऑफ स्लोप। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का सिंपल ए। ठीक है, सडन ड्रॉ डाउन। ठीक है, फॉर द, देखो, फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्दन डैम, सडन ड्रॉडाउन इज द मोस्ट एडवर्स, ठीक है, मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्लो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो अपस्ट्रीम फेस में आपका क्या हुआ, अर्दन डैम में सडन ड्रॉडाउन एकदम से हो गया, सडन ड्रॉडाउन हो गया तो दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप की बहुत दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का आपका, क्या बोल रहा है, देखो, इफ द इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर फाउंड एज दिस, ठीक है, देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी 4.17 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद में बोलता है यहाँ पे ये सारी चीज दे दिया है, फिर रिस्पेक्टिवली देन द, ठीक है, देन द परमेबिलिटी इन सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
इंट्रेंसिक परमेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। इंट्रेंसिक परमेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इंट्रेंसिक परमेबिलिटी तो के इक्वल्स टू होता है आपका के रो जी बाय म्यू, ठीक है। और यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू हो जाता है आपका रो म्यू, ठीक है। तो आपको अल्टीमेट के इक्वल्स टू आपका के जी डिवाइडेड बाय न्यू, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर सिंपल निकल कर आ जाएगा। तो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी आपकी क्या होती है, के जी डिवाइडेड बाय न्यू, ठीक है। के जी डिवाइडेड बाय न्यू, ये होती है आपकी इंट्रिंसिक परमिएबिलिटी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.25। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी को भाई, इसी के साथ में आपके यहाँ पे जो एमपीपीएससी का एक सेट था वो पूरी तरह खत्म होता है, राइट। तो यदि आपने स्टार्टिंग से हमारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में परफॉर्म कर पाना, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।